नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के विचार पर बात करने वाले हैं। जी। ये हमें एक आर्टिकल से मिला जिसका नाम है अवेकनिंग वुमेन फॉर नेशनल प्रोग्रेस, और उसमें एक लाइन है जो सुनने में तो बहुत सीधी लगती है, पर अपने अंदर मतलब एक पूरा नजरिया समेटे हुए है। बिल्कुल। लाइन कुछ इस तरह है, मैं पढ़ता हूँ। लोगों को जागरूक करने के लिए महिलाओं को जागृत होना चाहिए। जैसी ही वे आगे बढ़ती हैं, परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। बस इतनी सी बात। सुनने में बहुत सरल है। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इसी एक लाइन की कह सकते चीरफाड़ करना है। जी। ये समझना है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नारा है, सही बात है। या इसमें वाकई राष्ट्रीय प्रगति का कोई गहरा, कोई व्यावहारिक फॉर्मूला छिपा है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं पहली बात से। ये जो कथन है वो एक तरह से एक शर्त रखता है ना? हाँ, एक प्री कंडीशन जैसे हम कह सकते हैं। बिल्कुल, कि भाई समाज को जगाने की जो पहली सीढ़ी है वो है महिलाओं का जागृत होना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर जब हम देश की तरक्की की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी नीतियां, फैक्ट्रियां, जीडीपी। एकदम जीडीपी के आंकड़े। लेकिन ये विचार कह रहा है कि नहीं, शुरुआत वहां से नहीं। शुरुआत यहाँ से होती है। हाँ, यहां से होती है। और अगर हम इस कथन की बनावट को देखें तो वो भी बहुत दिलचस्प है। कैसे? इसके साफ तौर पर दो हिस्से हैं। हाँ। पहला हिस्सा, जैसा आपने कहा, एक शर्त रखता है। हाँ। कि कुछ और होने से पहले इसका होना जरूरी है, यानी महिलाओं का जागरूक होना। जी। और दूसरा हिस्सा उस शर्त के पूरे होने का नतीजा दिखाता है। एक तरह का क्या कहते हैं, कैस्केड इफेक्ट। लहर की तरह फैलने वाला असर। बिल्कुल। एक चीज होती है और फिर उसकी वजह से एक के बाद एक कई चीजें होती चली जाती हैं। तो ये कोई हवाबाई बात नहीं है, ये एक तार्किक क्रम बता रहा है। और मुझे लगता है कि हमें यहाँ जागृत शब्द पर थोड़ा रुकना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि इसका मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना जानना या स्कूल जाना तो नहीं हो सकता। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल नहीं। जागृत होना सिर्फ साक्षरता नहीं है। इसके कम से कम 3 गहरे मतलब हैं मेरे हिसाब से। अच्छा। पहला, अपने अधिकारों के बारे में चेतना, कि एक नागरिक और एक इंसान के तौर पर मेरे क्या हक हैं। ठीक है। दूसरा, अपनी क्षमता को पहचानना, ये मानना कि मैं सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं हूँ, मैं आर्थिक सामाजिक योगदान दे सकती हूँ। एक तरह का आत्मविश्वास। हाँ। और तीसरा, अपनी आवाज उठाना, जिसे हम एजेंसी कहते हैं, अपने फैसले खुद लेने की हिम्मत। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, चेतना, क्षमता का एहसास और अपनी आवाज, तब एक महिला सही मायनों में जागृत होती है। मतलब ये एक अंदरूनी बदलाव है। हाँ, ये एक अंदरूनी बदलाव है। बिल्कुल सही। और यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। कथन का जो दूसरा हिस्सा है वो उस अंदरूनी बदलाव का बाहरी असर दिखाता है। एक क्रम है, महिला, फिर परिवार, फिर गांव और आखिर में देश। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तालाब में पत्थर फेंकने से लहरें उठती हैं। एकदम। इसे विकास के सिद्धांतों में बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला मॉडल। जी। ज्यादातर सरकारी नीतियां टॉप डाउन होती हैं, मतलब ऊपर से बनती हैं और नीचे लागू की जाती हैं। सही बात है। लेकिन ये विचार कहता है कि असली और टिकाऊ तरक्की तब होती है जब समाज की सबसे छोटी इकाई यानी परिवार मजबूत हो, और ये कथन उस इकाई की मजबूती को सीधे सीधे उस परिवार की महिला की तरक्की से जोड़ता है। और ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, इसके पीछे तो असल दुनिया के सबूत भी हैं। मुझे याद है जब माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट नया नया आया था। हाँ, ग्रामीण बैंक वाला। हाँ, खासकर बांग्लादेश में। तभी ये साफ देखा गया था कि जब छोटे छोटे कर्ज महिलाओं को दिए गए तो उन्होंने इस पैसे का इस्तेमाल बच्चों की पढ़ाई, घर के पोषण, स्वास्थ्य, इन चीजों पर किया। जी। जबकि पुरुषों को दिए गए कर्ज के साथ ऐसा पैटर्न उतना नहीं दिखा। तो ये महिला आगे बढ़ती है तो परिवार आगे बढ़ता है, ये बात तो जमीन पर सच साबित हुई है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। ये बिल्कुल सटीक बैठता है। और इसी को अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो हमारे पास डेवलपमेंट इंडिसेस यानी विकास सूचकांक भी हैं। अच्छा। आप किसी भी देश का जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स यानी जीडीआई उठाकर देख लीजिए, जो महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक भागीदारी को मापता है। आप पाएंगी कि जिन देशों का जीडीआई स्कोर अच्छा होता है उनका ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई भी लगभग हमेशा बेहतर होता है। तो ये कोई संयोग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक सीधा संबंध है जिससे आंकड़े भी सपोर्ट करते हैं। जब आप आधी आबादी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो असल में आप अपनी पूरी क्षमता से तो काम ही नहीं कर रहे।
ठीक है, तो ये समझ में आया कि महिला से परिवार तक का सफर कैसे तय होता है। अब बात करते हैं परिवार से गांव तक की छलांग की। एक जागरूक महिला अपने परिवार को तो बेहतर बनाती है, लेकिन उसका असर पूरे गांव या समुदाय पर कैसे पड़ता है? देखिए, जब चेतना एक व्यक्तिगत स्तर से उठकर सामूहिक होने लगती है, तब समुदाय बदलना शुरू होता है। मतलब? एक जागृत महिला सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, वो शायद दूसरी महिलाओं से भी इस बारे में बात करती है। वो शायद इस बात पर सवाल उठाती है कि गांव के स्कूल में टीचर क्यों नहीं आ रहा, या आंगनवाड़ी में खाना ठीक क्यों नहीं मिलता? बिल्कुल। और जब एक महिला की जगह 10 महिलाएं मिलकर ये सवाल पूछने लगती हैं, तो वो एक सामाजिक ताकत बन जाती हैं। और ये बात मुझे भारत में हुए एक बहुत बड़े सामाजिक प्रयोग की याद दिलाती है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण। हाँ, बिल्कुल। जब ये शुरू हुआ था तो कई लोगों ने मजाक उड़ाया था कि ये तो प्रधानपति का राज होगा, और शुरू में शायद कुछ जगह हुआ भी था। लेकिन धीरे धीरे जमीनी हकीकत बदली। कई स्टडीज ने ये दिखाया है कि जिन पंचायतों का नेतृत्व महिलाओं ने किया, वहां पीने के साफ पानी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूलों जैसे मुद्दों पर ज्यादा निवेश हुआ। जी, प्राथमिकताएं बदल रही। हाँ, तरक्की के मायने ही बदल गए। पहले जहां सड़कें प्राथमिकता थीं, वहीं अब मानव विकास से जुड़े मुद्दे केंद्र में आने लगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि महिलाओं के अनुभव और उनकी प्राथमिकताएं अलग होती हैं। वे उन मुद्दों को सामने लाती हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो जब महिलाएं सामुदायिक फैसलों में शामिल होती हैं, तो पूरा गांव आगे बढ़ता है। वे सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज या बाल विवाह के खिलाफ भी एक मजबूत आवाज बनती हैं। इससे सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि समाज का नैतिक और सामाजिक ढांचा भी मजबूत होता है। और ऐसी मजबूत समुदाय मिलकर एक मजबूत देश की नींव रखते हैं। एकदम। ये कथन उस पूरी प्रक्रिया का एक खूबसूरत नक्शा पेश करता है। ठीक है, तो हमने इस पूरी चेन को समझ लिया, महिला से परिवार, परिवार से गांव और गांव से देश। पर मुझे लगता है कि हम सबसे जरूरी सवाल पर अब आ रहे हैं। क्या? इस चेन की जो पहली कड़ी है, वो जागृति, वो असल में आगे बढ़ने को मुमकिन कैसे बनाती है? इन दोनों के बीच का पुल क्या है? ये इस पूरे विचार का कह सकते हैं दिल है। जागृति या चेतना वो चिंगारी है जो आगे बढ़ने के इंजन को चालू करती है। अच्छा, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, जब एक महिला जागृत होती है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं पाती, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके बेहतर फैसले लेना सीखती है। मिसाल के तौर पर उसे पता चलता है कि सरकार की कौन सी स्वास्थ्य योजनाएं उसके और उसके बच्चों के लिए है। ठीक है। वो सिर्फ ये जानकर चुप नहीं बैठती, वो आशा वर्कर से जाकर उनके बारे में पूछती है, उनका फायदा उठाने की कोशिश करती है। यही जागृति को एक्शन में बदलना है। यानी जागृति एक तरह से आत्मविश्वास भी देती है। हाँ, बिल्कुल। चेतना के बिना तरक्की खोखली हो सकती है। मान लीजिए एक महिला नौकरी करने लगती है, पैसे कमाती है, ये बाहरी तौर पर तो आगे बढ़ना है। हाँ, प्रगति तो है। पर अगर वो जागरूक नहीं है, तो हो सकता है कि उसकी सारी कमाई उसका पति या पिता ले ले। वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर भी पराधीन रहे। ये तो बहुत होता है। लेकिन एक जागृत महिला अपने कमाए हुए पैसे पर अपना हक समझेगी, वो घर के आर्थिक फैसलों में अपनी राय रखेगी। ये फर्क जागृति से आता है। इसीलिए ये कथन बाहरी तरक्की से पहले अंदरूनी बदलाव को, यानी चेतना को सबसे ऊपर रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। क्या इस मॉडल में एक खतरा ये नहीं कि तरक्की की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर डाल दी जाती है? मतलब क्या ये सरकारों और सामाजिक ढांचों को उनकी भूमिका से मुक्त नहीं कर देता, ये कहकर कि जब महिलाएं जागरूक होंगी तब सब ठीक हो जाएगा? ये एक बहुत बहुत जरूरी सवाल है, और अगर इस कथन को गलत तरीके से समझा जाए तो ऐसा बिल्कुल लग सकता है। हाँ, ऐसा लगा मानो कह रहे हों कि बदलाव की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पर मेरे ख्याल से इस कथन का असली मतलब जिम्मेदारी डालना नहीं, बल्कि प्राथमिकता तय करना है। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ महिलाएं ही सब कुछ करेंगी। तो फिर क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप एक समाज के तौर पर सबसे ज्यादा असर देखना चाहते हैं, तो अपने संसाधनों और अपनी ऊर्जा को लगाने के लिए सबसे सही जगह वो है महिलाओं को जागृत करना और उन्हें आगे बढ़ाना। अच्छा। इसका मतलब ये है कि सरकारों और समाज का काम महिलाओं पर बोझ डालना नहीं, बल्कि उनके रास्ते की रुकावटों को हटाना है। जैसे? उन्हें सुरक्षित माहौल देना, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं देना, आर्थिक अवसर मुहैया कराना। ये कथन कहता है कि अगर आप ये काम कर देंगे, अगर आप महिलाओं के पंख खोल देंगे, तो वे उड़ान सिर्फ अपनी नहीं भरेंगी, बल्कि पूरे परिवार, गांव और देश को अपने साथ ऊपर ले जाएंगी। तो ये बोझ नहीं है, बल्कि उन्हें
एजेंट ऑफ चेंज मानना है। बिल्कुल, परिवर्तन का मुख्य कर्ता मानना है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ये एक निवेश की तरह है। आप उस जगह निवेश कर रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, ये सबसे असरदार सामाजिक निवेश है। एक बहुत पुरानी कहावत है ना, कौन से? जब आप एक लड़के को पढ़ाते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन जब आप एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप एक पूरी पीढ़ी को शिक्षित करने की नींव रखते हैं। सही बात है। क्योंकि वो जागरूक महिला अपने बच्चों की, खासकर अपनी बेटियों की पढ़ाई और चेतना को लेकर ज्यादा सजग होगी। ये एक ऐसा असर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो छोटा सा वाक्य है, ये असल में राष्ट्रीय प्रगति का एक बहुत शक्तिशाली मॉडल पेश करता है। हाँ, और बहुत व्यवहारिक भी। और ये महिलाओं को इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में रखता है, सिर्फ एक लाभार्थी के तौर पर नहीं, बल्कि एक लीडर के तौर पर। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी विकास की रणनीति है। हाँ, और इस कथन की खूबसूरती इसकी सादगी में है। इसका कारण और प्रभाव का रिश्ता बहुत स्पष्ट है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण को सिर्फ सामाजिक न्याय या मानवाधिकार का मुद्दा बनाकर नहीं छोड़ देता, बल्कि यह इससे राष्ट्रीय विकास की एक अनिवार्य, एक पहली और सबसे जरूरी शर्त के रूप में हमारे सामने रखता है। ये कहता है कि अगर आप एक मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको यहीं से, इसी पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी होगी। और मैं इस चर्चा को श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगी। यह कथन हमें तरक्की का एक बहुत सीधा रास्ता दिखाता है, एक व्यक्ति से राष्ट्र तक। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये मॉडल सच है तो क्या हम आज भी विकास को गलत सिरे से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत गहरा सवाल है। क्या हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी नीतियां जो ऊपर से नीचे की ओर आती हैं, वे तब तक खोखली और शायद अस्थिर रहेंगी जब तक हम समाज की सबसे बुनियादी इकाई, यानी एक महिला की चेतना, उसकी जागृति और उसकी तरक्की पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करते?